हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 9 और क्लास 8 को देखेंगे। क्लास 8 इतिहास को देखेंगे जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन यानी 1870 के दशक से लेकर 1947 तक यानी आज़ाद भारत तक को देखेंगे। विस्तार पूर्वक से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय भूक्षेत्र में अंग्रेजों का कब्जा, रियासतों का अधिग्रहण, नए कानूनों और प्रशासनिक संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति में कंडीशन से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौतियाँ, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की कंडीशन, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो ये सब देखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती हुई देख सकते हैं आप लोग। ये आंसू गैस छोड़ते हुए कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? उपरोक्त बदलावों में लोगों का एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश यहाँ और किसके लिए? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए, और जब तक कंट्रोल्स खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 से 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा पूछा जाता है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की बात करें तो 1870 में हुआ था एम.जी. रानाडे। कौन? एम.जी. रानाडे के द्वारा। और नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा तथा इंडियन एसोसिएशन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में, कब? 1876 में कलकत्ता में किया गया था। फिर इंडियन एसोसिएशन मद्रास महाजन सभा, और मद्रास महाजन सभा की बात करें तो 1884 ईस्वी में जो है परवई रगैया नायडू एवं रामास्वामी मुदलियर के द्वारा किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और ये सब जितने भी थे, इसका बात करें 1885 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, 1885 में A.O. होम के द्वारा किया गया था। देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा जो 1870 में हुई थी, नाम को तो गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का, सबके लिए, सब यानी सभी, जनित यानी लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में बट रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताने थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। देखते हैं संप्रभु क्या? बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता को कहते हैं संप्रभु। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि संप्रभु हो। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। 1870 से 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पूछा जाता है। 1878 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था आर्म्स एक्ट। और उसके बाद फिर किया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में पूछा जाता है, पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस आया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो भारत में 4 जगह है, नासिक, मुंबई के नासिक में, और एक उसके बाद देवास, मध्य प्रदेश के देवास में, MP, उसके बाद सालबोनी कहाँ? वेस्ट बंगाल में। फिर मैसूर में भी है प्रिंटिंग प्रेस, मैसूर कर्नाटक में। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। संपत्ति को जब्त कर सकते। 1833 में सरकार ने इल्बर्ट बिल पारित किया। उसके बाद फिर देखते हैं प्रयास किया, इसको लेकर काफ़ी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला
सकते ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोधी की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों की इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता है। पढ़े लिखे भारतीयों एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 में महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 यानी कांग्रेस का जो स्थापना हुई 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई के सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करने का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नेहरू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र दत्त तथा सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय मुंबई और कलकत्ता के ही थे। नेहरू व्यवसायी और प्रचारक थे। मेरे पूछा जाता है, नेहरू जो थे दादा भाई नेहरू एक व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर होम एक सिविल सेवक थे। सेवानिवृत्त थे जो शिमला में रह रहे थे। विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। प्रचारक ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रचार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार पर प्रचार करता है। कांग्रेस के पक्ष में बोलने का प्रयास। जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और हमारे देशवासियों के लिए अल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देती है। बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बना, बल्कि यह भारत के सभी कम्युनिटी की संस्था है। दादा भाई नेहरू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेहरू की पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। उभरता हुआ राष्ट्र क्या था? अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को जगह दी जाने, परिषदों को ज़्यादा अधिकतर दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊँचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। देख सकते हैं आप लोग, निरस्त क्या है? किसी कानून को समाप्त करना या कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना, उसे निरस्त करते हैं। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सके, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपनी भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण में यहाँ भी धन संपत्ति की कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीय की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किए जाए। आर्म्स एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्म्स एक्ट पूछा जाता है 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में। निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्यान्न पदार्थों का अभाव पैदा हो गया। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादातर अनुदान दिए जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीयों के कामों पर दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतें के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदार और उद्योग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उद्योगपतियों के हक में नहीं बोल रही थी। मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे, यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रही है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधित्व भेजे। लेकिन मध्यवर्गीयों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों की स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीय की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। देख सकते हैं, सोने की चाह में डिनसॉ वाचा नामक एक मध्यमार्गी नेता ने 1887 में दादा भाई नेहरू को संबोधित करते हुए लिखा, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। वे लोगों के ही काफ़ी अमीर हैं। वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं। तोलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त
रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है? कौन लिखे थे? भिंडसा वाच नामक व्यक्ति, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही कब किया था? 1916 लखनऊ अधिवेशन के समय में किए थे 1916। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों में महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि उनकी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। कब? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु यह अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक, मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। तिलक के संपादन से मिलने वाली मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन के कट्टर आलोचक बन गया था। देख सकते हैं आप लोग फिगर में आप लोग स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूस में शामिल हुए के लिए आंध्र में डेल्टाई इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन, इसी में जो थे ना स्वदेशी आंदोलन कपड़ों जलाने से रोके गए थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर थे ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि निष्ठुर है इस तरह की काम करना, कपड़े जलाने से रोके थे। ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के अनेक को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए अमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और यानी जनता को लामबंद तैयार रहने और ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं में बहिष्कार पर जोर दिया गया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका बांग्लादेश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गठन किया गया। लीग में बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचित की व्यवस्था की जाए। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिंटो सुधार में यह मांग ली कि अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। लाला लाजपत राय पंजाब में जाने माने राष्ट्रवादियों में से वह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले अमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज की स्थापना की सक्रिय सदस्य थे। 1960 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस टूट गई नरम दल और गरम दल में। मध्यमार्गी धारा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों को मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबाव बना गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 ईस्वी में दोनों खेमों के एक बार एकता हुई, यानी 1916 होगा, 15 नहीं, या 1916 लखनऊ अधिवेशन साल। कांग्रेस और मुस्लिम लोग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते 1916 यहाँ होगा। लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधित्व सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। क्रांतिकारी हिंसा, समाज में अमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना। परिषद क्या था? प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधिक दायित्वों का निभाने वाले मनोनीत या निर्वाचित संस्था होते थे। जनराष्ट्र का उदय 1919 के जो थे ना खिलाफत आंदोलन जो हुई थी
खिलाफत के बाद धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों? पहले विश्व युद्ध यानी पहला विश्व युद्ध कब से कब? 1914 से 18 तक चला था पहला विश्व युद्ध। भारत की आर्थिक अब पूछता है दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्थिति बदल गई थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर टैक्स बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया। आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी और व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आप अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। इस युद्ध से औद्योगिक वस्तुओं यानी जूट के बोरे, कपड़े, पटरियाँ आदि की मांग बढ़ी, इस तरह से दी गई और अन्य देशों से भी भारत में आने वाले आयात में कमी ला दी गई। इस तरह युद्ध के दौरान उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध में अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गाँव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति 1917 में इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों को समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों की नई प्रेरणा मिलने लगी। महात्मा गांधी का आगमन भारत दक्षिण अफ्रीका से। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जननेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 यानी यहाँ पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा, 46 वर्ष की उम्र में 1915 में, कब? 9 जनवरी 1915 को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसी के आने के उपलक्ष्य में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वे वहाँ पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी, लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय, व्यापारी, वकील, मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। उन्होंने 1 साल भारत के गांव-गांव दौरा किए थे। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोग उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेरा 1918 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो था, भूखा हड़ताल 1918 में, स्थानीय आंदोलनों के रूप में नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1895 में गांधी जी किए थे। 1895 में भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? वह पिछली कतार में ठीक बीच में कोट और टाई पहने देख रहे हैं। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। देखते आगे सामने आए इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुई। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए 1919 से 22 के बीच आंदोलन की कुछ गहराई को देखें। रोलेक्ट एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोलेक्ट एक्ट जो था 1919 में गांधी जी द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया गया। कानून इसी खिलाफत आंदोलन कब हुई थी? 1919 में। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का ज्वाला मुद्दा 1919 होगा। अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के इस तरह घटना पर भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का कंट्रोल बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। महात्मा गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारी यानी जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध टैक्स अभियान चलाए और स्वराज की मांग की गई। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा की गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई।
ये विदेशी कपड़े के जो होली जला रहे थे, इसी में जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते कि ये गलत है, आप लोग इस तरह के वर्क नहीं कीजिए, जलाएँ नहीं। उन्होंने निष्ठुर कहा। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात और भारी गिरावट आई, परंतु आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी कि देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत। अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती है, इस बारे में गांधी जी का कहना था। प्रतिफल की मामूली सी भी अच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अनेक अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा होने वाले के साथ भी नहीं है। महात्मा गांधी 12 मार्च 1938 के टाइम में लोगों की पहल कदमी क्या थी? कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूह ग्रुप ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ एग्जाम्पल पे विचार करें। खेरा सत्याग्रह। गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया गया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानें की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इस सत्याग्रह में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था। घेरेबंदी क्या? लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला एक विरोध प्रदर्शन था। महंत क्या है? सिख गुरुद्वारों में धार्मिक कर्ता या धर्ता। गैर कानूनी बेदखली क्या होते थे? पट्टाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गाँव में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाली है। सिंध क्या है? सिंध पाकिस्तान में मौजूद मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित से बंगाल में खिलाफत असहयोग के गठबंधन से जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन की कई ताकतें प्रदान की गई। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन में अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। इस तरह से जो है ना सभी जगह जो है बहुत बड़े पैमाने पे प्रदर्शन चालू हो गया। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागान की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। इस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। महात्मा गांधी की जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक देवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता था। इस तस्वीर में यह कृष्ण के साथी बने मार्गदर्शन कर रहे थे। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जनता के महात्मा। उदाहरण के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद कर देंगे। खेतिहार मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश के स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाई भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर CID द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 में रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार है। दूर दराज के गाँव में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा, उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं था कि वह कौन है, क्या है, फिर भी सब ने मान लिया कि वे जो कहते हैं वही सही है। उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण
यहाँ तक कि एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ यूपी के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। 1922 से 29 की घटनाएं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा कब हुआ था? 1922 फरवरी 1922 को, ठीक है। चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक में गांव के लिए एक व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच से गहरा फर्क पड़ रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। इसकी ये देख सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। वकील थे। असहयोग आंदोलन में वह काफ़ी सक्रिय रहे, एक्टिव नेता थे। देख सकते हैं साइमन कमीशन का विरोध करते हुए आंदोलनकारी। और 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग में भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन कमीशन वापस। 1928 का ये दौर था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में काफ़ी इंपॉर्टेंट 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। बाहरी कानूनों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती। इनकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी उपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन यानी HSRA की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने परिचय में कहा था कि उनका मकसद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है, यानी बहरों कानून को सुनाना है। विदेशी सरकार यानी बाहरी सरकार को सुनाना है। विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस दिन भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल ही थी। देख सकते हैं आप लोग। दांडी मार्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था। इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पाद और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर यानी 78 अनुयायियों के साथ तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरी नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। कब? देख सकते हैं। महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे 6 अप्रैल 1930 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
नोट कर लेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं कर्नाटक की अंबाबाई, राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाले बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा, वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसाय और शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था, उनकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई, यानी 4 साल बाद। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानें की घेरेबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कटाई सिखाती और प्रभात फेरियों का पर आयोजन करती। अंबाबाई उन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती है, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती है। आंदोलन में हिस्सेदारी ने अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वह महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। इस तरह से देख सकते हैं, उन्होंने पानी उबाल कर भी नमक बनाया। सरोजिनी नायडू के साथ महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू पेरिस 1931 में पानी उबाल कर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासी और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर व्यावसायिक संघ में पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के लिए जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध का समयकाल 39 से 45 था। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू पेरिस में 1931 में 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। 1925 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है विदेशी। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पाबंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर मारे गए। बहुत से सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक, अंग्रेज की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद यानी तैयार किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। प्रांतीय स्वायत्तता क्या था? संघ के भीतर रहते प्रांत की तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना, यही होते थे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, 1000 से ज़्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। देख सकते हैं आप लोग, ये सुभाष चंद्र बोस का है। भारत छोड़ो और उसके बाद गांधी जी दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नया चरण शुरू कर किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर, डू एंड डाई के सिद्धांत पर 1942 ईस्वी में, ठीक है, सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करे। गांधी जी और अन्य नेताओं के फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर
दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 9,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह में ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया गया। इतनी बड़े आंदोलन थी। समाजवादी विचार रखने वाले अमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा, तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के कहकर संबोधन किया के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिए और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज यानी INA की स्थापना, पूछा जाता है INA की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने किया था। सर्वोच्च कमांडर, सेना का कमांडर सर्वोच्च कौन था, तो सुभाष चंद्र बोस थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमे के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता और विभाजन की और 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की? 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए। देख सकते हैं आप लोग, मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक के अन्य सदस्य सेवाग्राम 1942 ईस्वी में। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादत दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिदायती थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1944 ईस्वी में वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी यानी दक्षिण तमिलनाडु वगैरह में 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जाना जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स कर लेंगे। सरदार भाई पटेल ने 1945 से 47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादियार गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1931 के कराची अधिवेशन का कांग्रेस का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944 से 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे थे। जवाहरलाल नेहरू के मुंबई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात करते हुए जुलाई 1946 ईस्वी में यानी कैबिनेट मिशन जो आया था 24 मार्च 1946 में, उस टाइम की बात है। उस टाइम में पूछा जाता है उस टाइम में PM कौन था ब्रिटेन का? PM की बात करते हैं एटली थे ब्रिटेन के PM। गांधी जी के शिष्य कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेता राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं के मुख्य शिल्पियों में से थे। समान निर्वाचन क्षेत्र ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था। तनावों का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया गया कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक
स्ट्रक्चर में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद यानी तैयार करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेज़ी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म कब से कब तक चला था? 1939 से 45 तक विश्व युद्ध द्वितीय खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग के बीच बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। देख सकते हैं आप लोग चित्र के थ्रू। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947 ईस्वी में गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार को बादशाह खान के नाम से जाना जाता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खां भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूर देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों को भर्त्सना की थी। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। समान निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित रिजर्वेशन सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस 3 सदस्यों में पहला था पैटिंस लॉरेंस जो भारत का एक राज सचिव था, आप लोग नोट कर लेंगे। सेकंड था स्टेफोर्ड क्लिप्स जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। तीसरा था A.V. अलेक्जेंडर जो नौसेना का एक अध्यक्ष था। ये 3 सदस्य थे, मिलकर परिसंघ भारत भेजा गया। इस परिसंघ में सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्य भावी था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद, कैबिनेट मिशन कब आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 24 मार्च 1946 को उस टाइम में जो थे ना ब्रिटेन के PM प्रधानमंत्री जो थे क्लेमेंट एटली थे। विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उसने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए थे। असंख्य महिलाओं की विभाजन कि इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़ कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई और उसके 4 शहरों का माहौल भी बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म उदय हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ थी जो बंटवारे के टाइम में। काफ़ी अफ्रीका राष्ट्रवाद का घना उदाहरण। 19वीं सदी की आखिरकार और 20वीं सदी की शुरुआत से बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के उपनिवेशवाद विरोध संघर्ष के तहत हुआ। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी। फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 45 तक युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों एवं किसानों से जमीन का जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि और खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन शुरू करते हुए 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना।
इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यह स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व क्वामे नक्रुमा की कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार, जन आंदोलन का रास्ता अपनाया। 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को चुनावों में जबरदस्त सफलता मिली थी। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया हुआ था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभा बनाए जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य न हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया और 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी ने इन चुनावों में सफलता पाई और इस तरह घना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। इस तरह से देख सकते हैं अफ्रीका में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसको अच्छे तरह से कवर कर लेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।